नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में भले एक रेंज बाउंड ट्रेड आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर निफ्टी तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था। हालांकि 15,700 को होल्ड जरूर कर रहा था, लेकिन आज मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, जहां पे शुरुआती कारोबार में मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, लेकिन धीरे धीरे वहां तेजी बढ़ी और एक समय में 150 अंकों के आसपास तक का उछाल भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स निफ्टी बंद भी क्लोजिंग भी फ्लैटिश नोट के साथ ही हुई, लेकिन आज जो अगर आप ब्रॉडर मार्केट में जाएंगे तो 3:2 का रेशियो ही दिखाई पड़ेगा। खरीदारी थी आईटी में, पावर में, शुगर में, एफएमसीजी में, केमिकल में, सिलेक्टिव फार्मा में, सिलेक्टिव ऑटो में, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिली। थोड़ी प्रेशर आज भी बैंकिंग फाइनेंशियल में रहा और मेटल स्पेस एक और ऐसा नाम जहां पर आज कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखाई पड़ी। काफी समय से सोए हुए शेयर जो थे वो आज जागे, जैसे भारती एयरटेल आज जागा, जैसे बायोकॉन आज जागा, आईटी स्पेस टेक महिंद्रा इन्फोसिस भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। एचसीएल टेक जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। तो मेजरली मार्केट में एक दायरे के अंदर कामकाज, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में लगातार छठे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई छुए और लगातार पांचवें दिन जबकि रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये बंद भी हुआ। तो एक अच्छी खासी तेजी मिड कैप स्पेस के अंदर, ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। चलिए इसी नोट के साथ अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की भी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सबसे पहला सवाल दिनेश पांडे जी का है लॉरस लैब को लेकर। पांडे जी, लॉरस लैब को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ ब्रोकर्स मानते हैं कि 3 लाख करोड़ की कंपनी होगी और देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी। कुछ सेलेक्टिव ब्रोकर्स मानते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा बड़ी तेज़ी के बाद इस तरह की गुंजाइश कम दिखती है और इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल भी इस तरह के नहीं है सो फार कि ये इस तरह का ट्रेड आपको दिखाए। बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा रनअप। तो उसके बाद ये शेयर थोड़ा ईज आउट कंसोलिडेट करता है तो अकॉर्डिंगली मूव आ सकता है, लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक है। 3 लाख करोड़ की कंपनी बनना अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, क्योंकि अगर ये 3 लाख करोड़ होगी तो डीवीएस कहाँ होगी, रेड्डी कहाँ होगी, सन फार्मा कहाँ होंगे, आप खुद सोचिए। लेकिन सो फार आप अभी तो बने रह सकते हैं। ब्रोकर हाउस टारगेट तो ठीक ठाक है, 450-500 तक के टारगेट्स भी हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी दिखा रखी है तो आप ज़रा ध्यान से संभल कर इसमें ट्रेड करिएगा। अच्छा, मार्केट में एक सवाल अभी पूछा था किसी ने कि मार्केट में बड़ा करेक्शन पेंडिंग है क्या। हाँ, शब्बीर साहब ने पूछा था मार्केट गोइंग टू अ बिग करेक्शन। शब्बीर साहब, 2 तरह के थॉट समझिए इसको आप। एक तरफ आप करेक्शन के इंतज़ार में कैश लेके बैठे रहेंगे तो जो पोजीशंस हैं वो चलती रहेंगी और आप इंतज़ार ही करते रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप कैश डालेंगे और करेक्शन आ गया तो आपका कैश ब्लॉक हो जाएगा। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। इसका सही तरीका ये होता है कि आप SIP वे में बाज़ार में पैसा डालते रहिए। हर फॉल में, हर गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। ज़रूरी नहीं SIP के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए हो। कभी कभी 1000 शेयर, 1000 रुपये पर डे की भी, पर मंथ की भी SIP होती है, पर वीक की भी SIP हो जाती है। आप डिपेंड करता है आप कितना एपेटाइट लेके चल रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं। लेकिन हमेशा SIP वे में आप रहेंगे तो बाजार गिरावट ले, नीचे आए, ऊपर आए, 5 शेयर आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनमें जब भी कभी गिरावट आए आप SIP की तरह खरीदारी करते रहिए। तो उससे आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रहेगा और आपको गिरावट का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कब गिरावट आएगी कब आप खरीदारी करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और वेदांता रमन पटेल पाल साहब का सादर। रमन जी, इस पे ब्रोकर हाउसेस से टारगेट नंबर्स के बाद जो आए थे वो तो ऑलमोस्ट सेम थे, यानी कि जो भाव उस समय चल रहा था उसी के आसपास ही के टारगेट्स आए थे। कैश रिच कंपनी तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी इन्होंने डेट को ईज आउट करने के लिए काफ़ी कुछ काम भी किए हैं। हिंदुस्तान जिंक रादर जो इसकी सब्सिडरी वो कैश रिच है इस कंपनी के पास। बाकी इसकी सब्सिडरीज में कैश है, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक में, जैसे कि केन इंडिया में, उस कैश का इस्तेमाल करती है। अब वेदांता केस में 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी सेसा गोवा थी, फिर कन्वर्ट हुई सेसा स्टरलाइट से सेसा गोवा, फिर अलग अलग बिजनेस मर्ज डीमर्ज होते रहे और फिर बाद में इसमें केन भी मर्ज हो गई। तो केन के अंदर अभी क्योंकि क्रूड के अंदर तेज़ी है तो केन का बिजनेस अच्छा हो रहा होगा, लेकिन मेटल की साइकिल नीचे की तरफ है तो कुछ हद तक सेट ऑफ भी कर देगा। तो वैसे कंपनी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसी हुई है, जैसे LIC ने अपना स्टेक नहीं बेचा था डीलिस्टिंग के टाइम पर, ये बाकी बज़। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मूव आता है तो आप ध्यान से संभल कर इसमें ट्रेड करिएगा। शुभजीत बनर्जी साहब, पर्सनली आप हमसे बात कर ही रहे हैं, आप हर रोज़ मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं हर रोज़ आपको जवाब देता हूँ। हैरिसन मलयालम को लेकर 2-3
बिजनेस हैं इसके, पहला तो चाय के कारोबार में है, दूसरा रबर के कारोबार में वन ऑफ द टॉप नॉच कंपनी है, अग्रणी कंपनी है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी पाइनएप्पल मैन्युफैक्चरर भी हैरिसन मलयालम है। एक बहुत बड़ा कामकाज इनका पाइनएप्पल को लेकर भी है। खैर वो इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रबर और टी के अगर तेज़ी आती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा टाटा ग्लोबल में, क्योंकि वो एक एफएमसीजी स्पेस है और चाय का भी मेजर कामकाज है। उनके पास एसोसिएट करके उनके 26 टी एस्टेट्स भी हैं, तो उसको फ़ायदा आएगा। फिर आता है टाटा ग्लोबल के बाद अगर आप जाएंगे तो जेशडी ऐसी कंपनीज़ के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। मिड कैप में वैसे भी साइक्लिकल कारोबार है, तो साइक्लिकल कारोबार के हिसाब से आप यहाँ पर कोई कॉल लेकर चल सकते हैं। पेनी स्टॉक, रामेश्वर साहब पेनी स्टॉक में आप क्यों जाना चाहते हैं? आपको पैसा अपना प्यारा नहीं है इसलिए आप पेनी स्टॉक में जाना चाहते हैं? आप कोई भी 4-5 नाम फिर तो ढूंढ सकते हैं जो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आते हो, जिनको आप निवेश के लिए देखें। कुछ अगर आप स्टॉक ऐसे ढूंढ रहे हैं जो छोटी भाव के हैं, तो 2-3 स्टॉक जहां सिचुएशन थोड़ी सुधर रही है उनको आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक है रोहित फेरो, इसमें टाटा स्टील ने बिड डाली है खरीदारी के लिए। अगर वो बिड एक्सेप्ट हो जाती है तो ये कंपनी के फॉर्चून चेंज हो सकते हैं, लेकिन कोई निवेश की राय नहीं है। अब इसके पहले फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, दोनों के ही नंबर्स में कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, तो अभी सिचुएशन टू अर्ली है, लेकिन एक बार कुछ चेंजेस आ जाए तो आप उसे देखिएगा। 3i इन्फोटेक भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन वहाँ पर भी जब तक कोई फेरबदल ना हो आंकड़ों में तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। फार्मा स्टॉक बेस्ट, सर फाइज़र बेस्ट होता है वैसे तो। आप डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, स्टेबल कंपनी है, मल्टीनेशनल है, प्रोडक्ट वाइज भी। जब कोविड जैसी सिचुएशन आई तो सबसे पहले दवा बना के देने वाली कंपनी थी। मल्टीनेशनल में तो यही कंपनी आपको सही दिखेगी। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो डीवीएस बहुत अच्छी कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज़ बहुत अच्छी कंपनी है। अब इनके प्राइस आपको ज़्यादा दिखेंगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है सस्ती चीज़, मतलब अच्छी चीज़ महंगी मिलती है आमतौर पे, तो आप नीचे मिले तो आप इनको ऐसे देख सकते हैं। अभी तो बहुत बाज़ार बॉयंट है, बहुत तेज़ी में है, थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, चीज़ें नीचे मिलेंगी कभी ना कभी, तब आप इसमें चले जाइएगा। अच्छा, टाटा स्टील, अदानी ग्रीन, तुकाराम साहब अदानी ग्रीन तो कुछ भी, अदानी ग्रुप के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो तो बियॉन्ड ग्रेविटी चलता है, बियॉन्ड कारोबार चल रहा है। कारोबार कुछ है और मार्केट कैप कुछ है। 2-2 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ की मार्केट कैप में भी कंपनीज पहुंच चुकी हैं। एक मिनिमम कंपनी जो 30,000 करोड़ की मार्केट कैप में थी वो भी आज 8,500 करोड़ की कंपनी हो गई, अदानी पावर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजरली पूरा ग्रुप 1 लाख करोड़ से ऊपर काम काज कर रहा है। अब तो 6 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ से ऊपर आ चुकी हैं। इनकी कारोबार सेल्स इतनी है भी नहीं, इनके पूरे सेक्टर की सेल भी इतनी नहीं जितनी इन अकेले की मार्केट कैप है, इसलिए इनका कोई पीएन के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो बहुत संभल कर, बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा इस ग्रुप में। टाटा स्टील, हाँ यहाँ बड़ा रन अप आया है प्राइसेस को लेकर मेटल के, इसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आप अदरवाइज़ अगर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। रेशियो वाइज टाटा स्टील BSL और टाटा स्टील के बीच में 1:15 का रेशियो है, यानी 1 टाटा स्टील के बदले में 15 टाटा स्टील BSL मिलेंगे। आप उस रेशियो को ध्यान में रखकर यहाँ कोई रणनीति रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। FL शॉर्ट टर्म 3 महीने, पारिक साहब मैं शॉर्ट टर्म वैसे मार्केट ट्रैक नहीं करता, बट FL के केस में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जिस बिज़नेस में है और जो इनकी होल्डिंग है, माइक्रोसॉफ्ट की इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है, और जिस बिज़नेस में है वो कारोबार भी अच्छा है, अर्बन बिजनेस है रादर। और सबसे बड़ी चीज़ कि इक्विटी फ्लोट बहुत छोटा है, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बहुत कम ट्रेड होते हैं, तो गिरने की गुंजाइश या फिलहाल नियर टर्म फॉल की गुंजाइश तो आप ना लगा के चलें कि बहुत बड़ा कोई फॉल होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा। तो वैसे ठीक, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी कहना इसके बारे में पॉसिबल नहीं है। मार्केट डाउन बिकॉज मोदी गवर्नमेंट स्टार्ट पिक मार्जिन रोल फ्रॉम स्मॉल रिटेलर्स ट्रेडर्स से भी। प्रशांत जी, अगर मार्जिन आप पर नहीं लगाया जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेके काम करेंगे, बहुत ऑब्वियस है। और किसी दिन बाजार में अगर तेज़ फॉल आ गया तो आप मार्जिन के चक्कर में अपनी असल भी दे जाएंगे। आप ऐसे समझिए 100 रुपये आपके पास हैं और आप 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं मार्जिन लेकर, ऑब्वियसली बात है 10 गुना मार्जिन लेकर। सारे शेयरों में अगर वो मार्जिन की लिमिट्स को ओपन कर देंगे तो आप 100 रुपये देकर 1000 रुपये ट्रेड करेंगे, और 1000 रुपये जब आप ट्रेड करेंगे तो किसी फाइन डे अगर आपको 300 रुपये का लॉस हुआ तो आपके 100 भी जाएंगे और 200 एक्स्ट्रा जेब से जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से, इसीलिए मार्जिन को बढ़ाया जा रहा है ताकि रिटेल इन्वेस्टर फंसे ना। और मार्जिन देना या मार्जिन लगाना कोई गलत फैसला नहीं है, ये आम निवेशकों के हित का ही फैसला है
इसीलिए मार्जिन लगाया गया, और ये वैसे भी सेबी लगाता है, सरकार का से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बीपीसीएल पे और हैप्पीएस्ट माइंड पे, पहले हैप्पीएस्ट माइंड बात कर लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड पे सर सूरज जी आज 14,000 करोड़ की कंपनी पहुंच चुकी है हैप्पीएस्ट माइंड। आज 950 रुपये का नया हाई इसने टच किया, 947-48 रुपये का, और ऑल टाइम हाई हिट किया। कंपनी अच्छी है, कोई दो राय नहीं है। सूता साहब की कंपनी है जिन्होंने पहले माइंट्री जैसी जेम को क्रिएट किया था। नंबर भी अच्छे थे लास्ट क्वार्टर के, थोड़ा डिप आया नंबर्स के बाद एंटिसिपेशन की वजह से, लेकिन अदरवाइज नंबर ठीक थे। अब कंसिस्टेंटली चलेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, अपने वैल्यूएशन से अहेड चल रहा है अदानी ग्रुप की तरह, तो थोड़ा सा नीचे आ भी सकता है, इसलिए ध्यान से संभल के ट्रेड करें। ब्रोकरेज हाउस का कोई टारगेट ऐसा नहीं है जो फिलहाल बचाओ, सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। अच्छा, सुनील शाह साहब, शक्ति पंप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा भागा हुआ शेयर है सर, अभी कल परसों में भी रादर नीचे से काफ़ी चला था। शक्ति पंप के केस में एग्रीकल्चर एक बड़ा ट्रिगर है, तो आप उसको तो ध्यान में रखिए। रोटो पंप, शक्ति पंप दोनों, आज रोटो पंप भी तेज़ था, नंबर्स आया उसके बाद तेज़ डिप आता हुआ दिखाई पड़ा, तो नंबर के बाद शक्ति पंप चला है। मैनेजमेंट से हमारी बातचीत भी हुई थी कुछ दिन पहले, और वो भी ये कह रहे थे कि हाँ एक्सपैंड कर रहे हैं सोलर बिजनेस के अंदर पर्टिकुलरली, और जैसे जैसे अब ये अनलॉक खुल रहा है चीज़ें बेटर होते हुए दिखाई पड़ रही हैं, तो वैसे सिचुएशन सही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आप इसमें कॉल लीजिएगा। आगे 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 कल्याण ज्वेलर्स, वर्मा साहब ज्वेलर्स मतलब टाइटन, मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर ख़राब है, नहीं। टाइटन को लेने की वजह, अगर आप सुकून से रहना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो ज्वेलरी वाइज भी और स्टॉक वाइज भी, तो टाइटन ही प्रेफर करिएगा। वजह कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी का तो कोई इशू है नहीं। दूसरा, कंपनी ना केवल एक कारोबार में, 5 कारोबार के अंदर ये धीमे धीमे करके एक्सपैंड कर गई है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है और बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है, और कंसिस्टेंटली डिलीवर भी कर रही है। नंबर बहुत स्ट्रांग है इनकी ज्वेलरी बिजनेस, वॉच बिजनेस, हेलमेट बिजनेस, लाइफस्टाइल बिजनेस जो बेसिकली इनका आता है, वो ऐसे कई कारोबार हैं इसके अंदर कंपनी है, और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। 1-2% 10% 15% के गेन के चक्कर में आप मतलब टाइटन जैसी कंपनी को आप SIP फॉर्म में लीजिए, नीचे मिल जाए, यहाँ से हाफ में मिला था मार्च में, और वहाँ से आज आप देख रहे हैं नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, गोल्ड के साथ साथ प्रॉक्सी गोल्ड है, तो आप टाइटन को प्रेफर करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इस सेक्टर में और ऐसी कंपनी हैं कई सारी जिनके वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन वो मीडियम टर्म प्ले के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म प्ले के लिए नहीं सही है। अच्छा, HDFC को लेकर एक सवाल था, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। विजय जी, ये 3 बैंकों के नाम अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो तीनों ही बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ही रहेगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ भी कहना मुश्किल है। आज एक रिपोर्ट आई थी CLSA की PNB पर, उन्होंने इसके टारगेट PNB के 22 से बढ़ा के 47 किए थे, और SBI, ICICI और शायद एक्सिस, यही 3 नाम थे जो कि उन्होंने 30 से 50% के गेन के लिए होल्ड करने के लिए बोला है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। एवरेज अप स्ट्रेटजी इन गुड फंडामेंटल स्टॉक, सर अजीत जी, सबका पर्पस होता है एक इन्वेस्टमेंट का, उस पर्पस के हिसाब से आदमी ट्रेड करता है। से फॉर एग्जांपल आपका पर्पस 20 साल बाद के लिए है, तो आप अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करेंगे एक लेवल तक। मान लीजिए 500 रुपये कोई शेयर है, आप उसे एक्यूमुलेट करेंगे 700 रुपये 800 रुपये तक, जितना भी आप एक्यूमुलेट कर पाएँ, फिर आप वेट करेंगे, उनका डिविडेंड खाएंगे। 20 साल बाद आपको इतनी क्वांटिटी हो चुकी होगी आपके पास कि आप डिविडेंड ही खाएंगे उसका आराम से। कुछ लोगों को ग्रोथ चाहिए होती है, तो वो बल्क में पैसा डालते हैं और वेट करते हैं बढ़ेगा तो बेचेंगे। कुछ लोग बेचते ही नहीं हैं, अपनी जनरेशन्स को देके जाते हैं आगे, अपना रेगुलर कामकाज करते रहते हैं और शेयर्स को आगे जनरेशन के लिए देके जाते हैं, ओवर पीरियड में खूब डिविडेंड खाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास ओरेकल 10,000 पड़े हुए हैं, 1980 से वो एक्यूमुलेट किया उन्होंने, और अब उनके पास डिविडेंड ही डिविडेंड आता है 18 लाख रुपये 20 लाख रुपये। या नेस्ले पड़ा हुआ है 40 रुपये से 400 रुपये तक उन्होंने एक्यूमुलेट किया और 400 रुपये के बाद छोड़ दिया, और आज नेस्ले आप देख ही रहे 15-17 हज़ार रुपये का। आइशर मोटर, ऐसे बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ जिनके पास इस दाम के शेयर हैं। आज आपको लग रहा है वो दाम इतने छोटे थे तो लेना आसान था, ऐसा नहीं है। उस समय पर वो दाम महंगे थे, आज ये दाम महंगे हैं। आज भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऐसे कई बढ़िया स्टॉक्स जिनको आप होल्ड करिए, अगले 10 साल 20 साल अच्छे फॉर्चून बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंपनीज ग्रो करती हैं तो आप शेयर का दाम भी बढ़ता है। अभी थोड़ी हवा है, बज़ है, इसलिए भागे हुए हैं, थोड़ा तो नीचे आएंगे कभी ना कभी, अब वहाँ एक्यूमुलेट कर लीजिए। डीवी स्लैब जैसी कंपनी आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले 600 रुपये पर ट्रेड होती थी और बहुत ईजिली अवेलेबल था। आज भी मुझे याद है कि डीवी स्लैब के प्लांट इंस्पेक्शन हुआ था, 1100 रुपये का शेयर 4 दिन के अंदर 600 रुपये आ गया था। वो 600 रुपये का शेयर आज आपके सामने है, 4,500 5,000 रुपये की रेंज में पहुँच रहा है।
तो कंपनी ग्रो कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और डिविस लैब जैसा शेयर अच्छी कंपनी है। डॉक्टर रेड्डी कुछ दिन पहले अपने प्लांट इंस्पेक्शन के बाद 1700 रुपये आ गया था और उसके बाद आज देखिए आपके सामने। तो ऐसे बहुत स्टॉक अपने बुरे टाइम में मिलते हैं। जुबिलेंट फूड 700 रुपये, नेस्ले 4400 रुपये अपने मैगी वाले केस के टाइम पे। तो बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैड टाइम में आपको मिलेंगी। आप उस बैड टाइम का इस्तेमाल करिए गुड कंपनीज के लिए और उसमें आप बने रहिए, बढ़िया एक्यूमुलेट करिए उन स्टॉक्स को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एस्कॉर्ट्स पे भावेश जोशी साहब का सवाल है। जोशी साहब, कंपनी अच्छी है, आपका भाव थोड़ा ऊपर है, लेकिन वेट करें। सही दाम अगर आपको नीचे मिले तो आप इसमें और एक्यूमुलेट करिएगा। अभी इसमें नया खरीदारी मत करिए, एटलीस्ट होल्ड करिए। कुबोटा रेंज बहुत स्ट्रांग है और कुबोटा की तरफ से कुछ नया एक्शन अगर आ जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर या कोई नई होल्डिंग बढ़ाने को लेकर, तो गेम चेंजर होगा इसका स्टॉक के लिए। मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर आने वाले समय में जो कि स्टॉक को अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ब्रोकरेज रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट करते हो? एक बोलता है 1000, दूसरा 2000। गुप्ता साहब देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस के जो व्यूज़ होते हैं वो अलग अलग हैं। किसी को कुछ पार्ट पसंद होता है, किसी को कुछ पार्ट, किसी के कुछ टारगेट्स होते हैं, किसी के कुछ टारगेट। जैसे आज पीएनबी का दाम था 42 रुपये, सीएलएसए ने उसका दाम 22 रुपये से बढ़ा के 47 रुपये किया। तो वो 22 रुपये के टारगेट के साथ स्टिक कर रहे थे, वो अपने टारगेट को चेंज नहीं कर रहे थे। और यही सीएलएसए ने टाटा मोटर पे 180 रुपये से टारगेट चेंज करते करते 450 किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी पे वो सही बैठें, ज़रूरी नहीं है हर कंपनी को सही इंटरप्रेट करें। कभी कभी अपनी मॉर्गन स्टैनली ने जुबिलेंट फूड को 800 रुपये में वेव ऑफ कर दिया, तो उन्होंने अपनी रेटिंग हटा ली थी। आज वही दोबारा एंटर कर रहे हैं 2700 रुपये में। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स पे ब्रोकरेज हाउसेस गलत भी पड़ते हैं, लेकिन आप नंबर्स देखिए, नंबर सब कुछ सही कहते हैं। एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, बिल्कुल सही जजमेंट किसी कंपनी का आपको वहाँ से मिल सकता है, आप उसमें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंपनी के बारे में जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको अपने इन्वेस्टमेंट में भरोसा होगा। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। अदानी पोर्ट पे इब्रार साहब, सबसे सिचुएशन सेफ दिख रही है सो फार। 1450 के ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट है, आप उसी को ही मेंटेन करें। लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी बहुत बड़े समय में आई है तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभी खरीदारी 500 रुपये की, तो आपको तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल। टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक, पंकज शर्मा साहब, देश की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी कंपनीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूमुलेट करिए, होल्ड करिए, नीचे मिले और एक्यूमुलेट करिए। आपकी खरीदारी से आधा भी हो जाए तो भी एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है एक्यूमुलेट करने में। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्लासिक स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ट्रेडिंग ग्रेड नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए सर, 10 जून के लिए विशाल जी मैं कुछ नहीं कह सकता, छोटी अवधि में बाजार को मैं ट्रैक नहीं करता, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बजाज फाइनेंस, आलोक जी, हाँ ज़रूर आप बने रहिए। इनफैक्ट ये स्टॉक बसंत महेश्वरी साहब ने मुझे 2200 रुपये पे कहा था कि आप स्टॉक को ले लीजिए, ये स्टॉक गेम चेंजर रहेगा। इसका दाम आप 5000 प्लस देखेंगे और आप 5000 देख ही रहे हैं इसमें। तो आप बने रहिए, बढ़िया कंपनी है, ए ग्रेडी कंपनी है। 82% के आसपास कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग स्पेस में इस कंपनी का मार्केट शेयर है। इस कंपनी खुद कारोबार का 40% हिस्सा जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग से आता है, यानी कि बजाज ऑटो की जो गाड़ियाँ फाइनेंस करते हैं। तो आपके लिए कोई सच रिस्क नहीं है, आप बने रहिए। और इसको अगर नीचे मिल जाए, आपकी खरीदारी से नीचे आ जाए, तो और इसको एसआईपी वे में खरीदते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हैं। माफ़ी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, वो है सीजी पावर पर। प्रेमचंद साहब, अब इसका एक्यूमुलेशन मुझे लग रहा है पूरा हो चुका है। 1-2 दिन के अंदर इसमें कुछ तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स हैं इसके 11 तारीख को, और नंबर्स के बाद शायद बड़ा मूव उम्मीद आप लगा सकते हैं। बहुत बड़ी तेज़ी आई है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 22-23 दिनों से। अब आप और बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं और बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर एक्यूमुलेट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही अब मार्केट पंचनामा को तो हम यही समेटेंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, और कल आपसे फिर यहीं पर ही मुलाकात होगी। बाजार बहुत तेज़ है, इसलिए ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। नमस्कार।